जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हमने इसके 19 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 29 दिसंबर 2024 को तीसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक है वो आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए दो तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। अभी एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी, जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इसमें बोला गया भी निम्नलिखित में से किसमें तंत्रिका कोशिका नहीं है। तंत्रिका कोशिका नहीं है, या फिर अपन ये बोल सकते हैं भी तंत्रिका कोशिका का मतलब ये हो गया भी जिसके अंदर आवेशों का आदान प्रदान होना, यानी एक प्रकार से आवेश का आदान प्रदान या फिर आवेश निकलना एक प्रकार से तंत्रिका कोशिका से ही होता है भी। तो तंत्रिका कोशिका है वो मस्तिष्क एक तंत्रिका कोशिका है, यानी ये क्या करता है भी इसके अंदर आवेश आते हैं और आवेश है वो ये जनरेट भी करता है खुद, ठीक है। तंत्रिका है, नर्वस है, ये भी तंत्रिका कोशिका है, और मेरुरज्जु है ये भी तंत्रिका कोशिका है। लेकिन वसा कोशिका है ना, ये क्या है, तंत्रिका कोशिका नहीं है, वसा कोशिका है। एक प्रकार से इसे संयोजी उत्तक का उदाहरण है ये क्या है, संयोजी उत्तक का उदाहरण हो जाएगा, जिसके अंदर वसा है वो संग्रहित होती है वसा उत्तक के अंदर या फिर वसा कोशिका के अंदर। तो मस्तिष्क हो गया, तंत्रिका हो गया और मेरुरज्जु हो गया। ये क्या है, ये तंत्रिका कोशिका के ही भाग है भी, तंत्रिका कोशिका के ही भाग है। सारा का सारा जो शरीर का कंट्रोल होता है वो यहीं से होता है भी, ठीक है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। एक पुस्तक को 1 न्यूटन नियत बल से धकेला जाता है। यह बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन होता है। बल द्वारा किया गया कार्य कितना है। देखो भी कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन या फिर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे कार्य वर्क बराबर कितना हो जाए, बल कितना है 1 न्यूटन का लग रहा है और इंटू विस्थापन कितना हो रहा है 1 मीटर का हो रहा है, तो 1, तो यहां पे W बराबर कितना हो जाएगा 1 जूल हो जाएगा भाई। तो आपने कितना कार्य किया है, 1 जूल का कार्य किया है, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। अब यहां पे बात ये आती है माइनस का भी 1 और प्लस का भी 1 है। अब ये कैसे होगा, तो यहां पे देखो भी एक बात इसने बोली है भी यह बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित होता है। अगर अपन जिस ओर फोर्स लगा रहे हैं, जिस ओर बल लगा रहे हैं और विस्थापन भी उसी ओर हो, तो वहां पे आपका जो कार्य है ना वो कार्य क्या होगा आपका प्लस में आएगा, यानी कार्य जो किया हुआ है वो आपका प्लस होगा, धनात्मक कार्य किया है आपने। अगर आप बल इस साइड में लगा रहे हैं और उसकी विपरीत है वो आपने क्या है बल आपने इस साइड में लगाया और विस्थापन हुआ बल के विपरीत, तो वहां पे आपका जो कार्य किया हुआ है वो क्या हो जाएगा भाई नेगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक कार्य हो जाएगा, ठीक है। बल के विपरीत अगर विस्थापन होता है तो ऋणात्मक कार्य होगा, और बल के दिशा में अगर विस्थापन हो रहा है तो वहां पे आपका धनात्मक कार्य होगा। और दोनों के बीच में अगर लंबवत है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दोनों के बीच में लंबवत है या फिर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, या फिर आपने बल लगाया और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है विस्थापन है वो 0 हो गया, विस्थापन 0 हो जाए, या फिर लंबवत है दोनों, यानी आपने सर पे बोझा रख रखा है और आप है वो चले जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में आपका विस्थापन तो इस दिशा में है और आपने वजन इस दिशा में, आप वजन का जो बल लगा रहे हैं वो इस दिशा में लगा रहे हैं,
तो यहां पे 90 डिग्री का तो कार्य क्या होगा, शून्य। कार्य क्या हो जाएगा भाई, शून्य हो जाएगा। चीजें समझ में आई? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नलिखित पदार्थों के से निपटान के लिए उपयुक्त उपाय नहीं है। एक होता है आपका जैव निम्नीकरणीय। अब चीजें समझने वाली ये है भी, जैव निम्नीकरणीय किसे कहते हैं और अजैव निम्नीकरणीय किसे कहते हैं, ये चीज समझने वाली है, नहीं तो आप क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। देखो भी, जैव निम्नीकरणीय किसे कहा जाता है। जैव निम्नीकरणीय वो होता है जो जैविक रूप से या फिर अपन ये बोले भी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता हो, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता हो और ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता हो। अजैव निम्नीकरणीय जैसे अपन बोल सकते हैं भी फल के छिलके, सब्जी के छिलके, ठीक है, सब्जी के छिलके हो जाएंगे और ये आपका जैव निम्नीकरणीय के अंतर्गत आ जाएगा। अजैव निम्नीकरणीय के अंतर्गत है वो आपका प्लास्टिक, जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता हो, प्लास्टिक हो गया, और रबड़ हो गया जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, वो आपके जैव निम्नीकरणीय के अंतर्गत आ जाएंगे। अब जैव निम्नीकरणीय का जो पदार्थ है वो उसका निपटान आप किस प्रकार से, यानी निपटान के लिए उपयुक्त उपाय नहीं है वो आपको बताना है। उसे पुनर्चक्रित करना चाहिए, ये उपाय है भी, यानी अजैव निम्नीकरण है उनका निपटान करने के लिए उन्हें पुनर्चक्रित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। उनका उत्पादन कम करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। और उनका पुनः उपयोग करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन उन्हें खुले आम में फेंकना चाहिए। पॉलीथीन है, अगर आप उन्हें खुले आम अपने क्षेत्र में, अपने ग्राउंड में फेंक दोगे तो क्या यहाँ पे इनसे जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है उन प्लास्टिक से निपटारा पा सकते हैं क्या आप खुले आम में फेंक करके? नहीं। तो ये आपका क्या है, गलत है, ये उपाय गलत है और सारे सही है, तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला है भी, एक वस्तु को अवतल लेंस के F और 2F के बीच रखा गया है। एक वस्तु है, उस ऑब्जेक्ट को अवतल लेंस के F और 2F के बीच में रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब की विशेषताओं को दर्शाता है। अब बात यहाँ पे अवतल लेंस की हो रही है, भी अवतल दर्पण नहीं है, अवतल लेंस की हो रही है। और अवतल लेंस के अंदर यहाँ पे चीज समझने वाली ये है भी, अवतल लेंस में 2 ही कंडीशन बनती है भी, और इन 2 कंडीशन के अंदर ही क्या है, इन 2 कंडीशन के अंदर ही ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है भी, आभासी प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब बनाता है भी, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है कौन, अवतल लेंस। चीजें समझ में आ गई? तो यहां पे आपके पास में आभासी और छोटा, जो कि राइट आंसर, वस्तु कहीं पे भी रखी हो, वस्तु है वो कहीं पे भी आप रखी हुई हो, अवतल लेंस की 2 ही कंडीशन होती है, दोनों ही कंडीशन में आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी को क्या बोलते हैं, आभासी हमेशा सीधा होता है भी, आभासी हमेशा सीधा होता है। तो यहां पे आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी, किसी बिंब को फोकस दूरी f वाले, कोई बिंब है यानी कोई वस्तु है, उस वस्तु को फोकस दूरी f वाले अवतल दर्पण के सामने रखे जाने पर बिंब के साइज का ही प्रतिबिंब बनता है, तो बिंब दूरी u कितनी होगी, ये आपको बतानी है। अब यहाँ पे दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। अभी अवतल दर्पण की बात चल रही है। अवतल दर्पण के अंदर 5 कंडीशन होती है, 6 कंडीशन होती है टोटल। इन 6 कंडीशन में से 5 कंडीशन तो ऐसी होगी जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा भी, और 1 कंडीशन ऐसी होगी जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं भी, इसने बोला भी दर्पण के सामने रखे जाने पर बिंब के, यहां से देखो भी, बिंब के यानी वस्तु के साइज का ही प्रतिबिंब बनता हो, वस्तु के साइज का प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो अवतल दर्पण में एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन ये है भी, जब आप वस्तु को, जब आपके पास में ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आप उस ऑब्जेक्ट को वक्रता केंद्र पे रखोगे, वक्रता केंद्र पर जब आप उस ऑब्जेक्ट को रखोगे तो वहां पे आपका जो इमेज बनेगी वो वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनेगी भी, इमेज है वो वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनेगी। और कैसी बनेगी, समान आकार की, समान आकार की बनेगी भी, यानी जितना वस्तु का आकार है ना उतना ही आपकी इमेज बनेगी।
कंडीशन कौन सी है? जब वस्तु को वक्रता केंद्र के ऊपर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनता है, समान आकार का बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और वास्तविक हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। अब यहां पे बात ये आती है भी वक्रता केंद्र तो इसमें दे ही नहीं रखा, तो आपको यह भी पता है भी वक्रता केंद्र यानी वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और वक्रता त्रिज्या है वो फोकस की क्या होती है? भी दुगुनी होती है। तो 2f बराबर r हो जाएगा, 2f बराबर r। तो यहां पे उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 2f के ऊपर, यानी वस्तु को 2f के ऊपर रखेंगे तब जाकर के 2f के बराबर, यानी फोकस दूरी की दुगनी दूरी कितनी दुगनी दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है। तो फोकस की दुगनी दूरी पे रख देंगे 2f के बराबर अगर वस्तु को रखा जाए तो उनका प्रतिबिंब है वो 2f के ऊपर ही बनेगा और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित वर्दी हार्मोन का कार्य क्या है? यह रक्त शर्करा जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करता है, या फिर यह मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है, या फिर यह सभी अंगों में वृद्धि को उत्तेजित करता है, या फिर यह शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय को नियंत्रित करता है। तो यहां पे देखने वाली बात यह है भी पीयूष ग्रंथि है वो वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है। पीयूष ग्रंथि है वो वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है, और पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के अंदर होती है भी। ये कहां पे होती है? मस्तिष्क के अंदर है वो पीयूष ग्रंथि होती है भी। और ये किसका स्राव करती है? ये वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है। तो यह रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, तो रक्त शर्करा को नियंत्रित ये नहीं करता भी। रक्त शर्करा को जो नियंत्रित करता है वो आपका इंसुलिन हार्मोन होता है भी। इंसुलिन हार्मोन होता है जो कि रक्त के अंदर है, वो रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा को क्या करता है? कंट्रोल करता है, जिससे कि मधुमेह रोग यानी मधुमेह रोग हो जाता है भी इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग हो जाता है भी, ठीक है, मधुमेह रोग हो जाता है। अब यहां पे देखो भी यह मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है। मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित है वो अंडाशय करता है भी। अंडाशय है ये क्या करता है? मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है भी, ठीक है। उसके बाद में यह सभी अंगों में वृद्धि को उत्तेजित करता है, बिल्कुल सही बात है भी। यह सभी अंगों के अंदर है वो वृद्धि को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही बात है। यह शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय क्रिया को नियंत्रित करती है, तो यह थायराइड ग्रंथि करती है। थायराइड ग्रंथि है वो थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करती है। थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करती है, और थायरोक्सिन हार्मोन है ना, थायरोक्सिन हार्मोन ही क्या करता है? शरीर के लिए शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना भी दर्पण के फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को क्या कहा जाता है? अब ये अपन दर्पण बना लेते हैं, ये मुख्य एक्स है, ये ध्रुव है, यहाँ पे ये ध्रुव है, और फोकस बिंदु ये फोकस बिंदु हो गया, और ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। अब इसने बोला भी ध्रुव से और फोकस के बीच में यहां से लेकर के और यहां तक की जो दूरी है ना, उस ये जो मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा को अपन क्या बोलते हैं? इसे अपन बोलते हैं फोकस दूरी। क्या कहा जाता है? ये फोकस दूरी होती है। और इस ध्रुव से लेकर के और वक्रता केंद्र तक आएंगे तो उससे क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे भी, उससे वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। तो फोकस लंबाई या फिर फोकल लंबाई एक ही बात है भी। अब वक्रता त्रिज्या तो मैंने आपको बता दी, वक्रता केंद्र है वो ये जो बिंदु होता है, वो वक्रता केंद्र, ये मुख्य फोकस होता है, और ये ध्रुव होता है भी। अब ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं भी, ठीक है। और उसके बाद में द्वारक किसे कहा जाता है? तो ये जो आपका लेंस, ये जो आपका दर्पण है, इस दर्पण का व्यास ही क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है भी। इस दर्पण का जो व्यास है वही क्या कहलाता है? यहां पे द्वारक कहलाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? अधिवक्र ग्रंथि, अधिवक्र एड्रेनलिन ग्रंथि है वो कौन से हार्मोन को स्रावित करती है भी? एड्रेनलिन हार्मोन को, एड्रेनलिन हार्मोन को स्रावित करती है अधिवक्र ग्रंथि। वषण ग्रंथि है वो टेस्टोस्टेरोन
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती है वर्ण ग्रंथि, ठीक है। और थायराइड ग्रंथि है ये थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावित करती है भी। और पीयूष ग्रंथि है ये वृद्धि हार्मोन को रिलीज करती है, ठीक है। अधिवक्र ग्रंथि एड्रेनलिन ग्रंथि है वो एड्रेनलिन हार्मोन को स्रावित करती है और इसे लड़ो या फिर उड़ो यानी विकट परिस्थितियों के अंदर है वो मनुष्य को तैयार करने वाला जो हार्मोन होता है वो एड्रेनलिन हार्मोन होता है भी, ठीक है। तो ये क्या करता है भी, जो विकट परिस्थितियां आ जाती है ना तो उसमें व्यक्ति को तैयार करता है भी आप लड़ो, या तो इससे लड़ो या फिर इससे भाग जाओ, ठीक है। तो इसीलिए इसे लड़ो या फिर उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। और ये आपातकालीन हार्मोन है एक प्रकार से। और जब एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है ना तो ये क्या करता है, ये श्वसन दर को तेज करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, श्वसन दर को तेज करेगा और जो ब्लड प्रेशर है उसको भी तेज कर देता है और धमनियां है वो इसमें सिकुड़ जाती है भी, ठीक है। धमनियां सिकुड़ जाएगी जिसके कारण है वो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा भी, ठीक है। तो वर्ण है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इसका स्रावन करता है। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये कौन सा हार्मोन है, तो ये नर जनन हार्मोन है और ये पुरुष में जनन जो अंग होते हैं उनका विकास करता है भी। थायराइड ग्रंथि है ना ये गले के अंदर होती है भी और इसका जो आकार है वो एच आकार की होती है ये, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है और अभी मैं आपको बता के आया हूं वैसे ये क्या कार्य करती है, ये शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय को कंट्रोल करती है भी। शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय को कंट्रोल करती है कौन, थायराइड जो ग्रंथि है थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। और ये क्या है, आयोडीन की मात्रा को मेंटेन करता है भी, आयोडीन की मात्रा को मेंटेन करता है। पीयूष ग्रंथि है ये अपने अगर मस्तिष्क में होती है भी, ये अगर मस्तिष्क के अंदर होती है और ये वृद्धि हार्मोन रिलीज करती है जिसके कारण है वो शरीर का विकास हो पाता है भी। तो यहां पे आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता भी। देखो भी पृथ्वी के वायुमंडल के कारण है वो क्या होता है, प्रकीर्णन होता है भी। प्रकीर्णन है वो पृथ्वी के वायुमंडल के कारण है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर है, वायुमंडल में क्या होता है भी, बहुत से कण विद्यमान होते हैं भी, जैसे धूल के कण हैं, धुएं के कण हैं। तो ये क्या है अपने वातावरण के अंदर मौजूद होते हैं, जिससे क्या है बहुत से कण मौजूद होते हैं जिससे सूर्य की किरणें हैं वो टकराती है और ये क्या है सूर्य की किरणों को फैला देते हैं, सूर्य की किरणों को फैला देते हैं। और सूर्य का जो किरण है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है भी, 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जो कि VIBGYOR। तो सबसे ज्यादा जो प्रकीर्णन होता है, सबसे ज्यादा जो रंग का फैलाव होता है वो ये ब्लू यानी नीला रंग का सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, फैलाव होता है। अगर ये मान लो भी वायुमंडल है ही नहीं, यानी धूल के कण बहुत, ये जो कण है वो है ही नहीं, वायुमंडल नहीं होगा तो धूल के कण होंगे नहीं, और धूल के कण नहीं होंगे तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो नहीं पाएगा, और प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा जिसके कारण है वो नीले रंग का प्रकीर्णन नहीं होगा, नीला रंग दिखाई नहीं देगा। तो यहां पे हमें कैसा रंग दिखाई देगा, तो काला रंग दिखाई देगा भी, ठीक है। तो अंतरिक्ष यात्रियों को हमारा जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा में निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य मृदु अम्ल मिलाया जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी, बेकिंग पाउडर ना, ये क्वेश्चन ग्रुप डी के अंदर तो बहुत बार पूछा गया है। बेकिंग पाउडर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, तो डायरेक्ट है वो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा प्लस में मृदु खाद्य अम्ल, और मृदु खाद्य अम्ल का मतलब हो गया भी खाने योग्य जो अम्ल है उसके अंदर है वो आपका कौन सा आ जाएगा, ये टार्टरिक अम्ल आ जाएगा भी। टार्टरिक अम्ल है ये मृदु खाद्य अम्ल होता है भी, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडे के साथ में किसका यूज किया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल का यूज करते हैं भी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। वैसे टार्टरिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। सिरका है वो कहां पे पाया जाता है, दुग्धामल, लैक्टिक एसिड बोलते हैं जिसको, जिसका फॉर्मूला होता है C3H6O3, ये इसका
एक प्रकार से फॉर्मूला है लैक्टिक एसिड का, दुग्धामल, इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी m द्रव्यमान वाली और एक समान वेग v से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बताना है भी आपको। काइनेटिक एनर्जी आपको बताना है क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए भी। एक तो होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसे कहा जाता है? गतिज ऊर्जा। तो गति के अंदर यानी गति में हलचल हो या फिर जो वस्तु गतिमान है उसे गतिज ऊर्जा बोलेंगे भी। और जो वस्तु एक जगह स्थित है तो उसे स्थितिज ऊर्जा या फिर पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के ई काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², mv²। और याद रखना काइनेटिक एनर्जी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती भी, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती भी, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। और स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है? तो mgs मास, गुरुत्वीय त्वरण और यहां पे h ऊंचाई, ये होता है 1/2 mv²। तो 1/2 mv² जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, रदरफोर्ड के सोने की पत्री पर किए गए प्रयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई? देखो भी रदरफोर्ड ने अपना स्वर्ण पत्री प्रयोग है वो 1911 में किया था भी। इससे पहले है वो थॉमसन आए थे 1904 के अंदर अपना परमाणु मॉडल लेकर के, जिसे तरबूज मॉडल भी बोला जाता है। उसके बाद में इन्होंने रदरफोर्ड भाई साहब आए 1911 में, उन्होंने स्वर्ण पत्री प्रयोग किया। और स्वर्ण पत्री प्रयोग के अंदर है वो उन्होंने बोला भी इन्होंने नाभिक की खोज की भी, नाभिक की खोज की, बताया भी परमाणु के अंदर बहुत कम मात्रा में, परमाणु के अंदर है वो बहुत कम मात्रा में धनावेशित है भी, धनावेशित है। और वो क्या है? एकदम सेंटर के अंदर है भी, जो भी धनावेशित है वो एक सेंटर के अंदर है। तो नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज है वो रदरफोर्ड ने की थी भी। ठीक है, और गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी? गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, नाम दिया था प्रोटॉन, रदरफोर्ड ने। और उसके बाद में अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी भी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी भी। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। नाभिक की खोज है वो रदरफोर्ड ने की थी और रदरफोर्ड भाई साहब ने बताया था भी परमाणु का बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम भाग है वो धनावेशित है, वो सेंटर में है। और उस सेंटर को इसने क्या बोला था? नाभिक बोला था भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया है भी एक विद्युत बल्ब के तंतु यानी फिलामेंट द्वारा 5 मिनट तक 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी? अब यहां पे आपको पता है भी फॉर्मूला होता है Q बराबर होता है IT, Q बराबर IT ये फॉर्मूला होता है। Q यानी कुलाम, I यानी एम्पियर धारा, T यानी समय। तो ये हो जाएगा आपके पास में Q बराबर I का मान कितना है? 1 एम्पियर है इतनों। यहाँ पे T का मान कितना है? T का मान है वो आपके पास में 5 मिनट है। इसको सेकंड में बनाएंगे तो 60 से गुणा करना पड़ेगा भी। तो अब Q बराबर कितना हो जाएगा? ये 300 कुलाम। कितना हो जाएगा भाई? 300 कुलाम, जो कि आपका राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी विलयनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो किसी विलयन की सांद्रता केवल द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जा सकती है। यानी विलयनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो किसी विलयन की सांद्रता है वो केवल द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जा सकती है। अगला है विलयन एक विषमांगी मिश्रण होता है भी। विलयन है वो एक विषमांगी मिश्रण होता है। तो विलयन विषमांगी मिश्रण नहीं होता भी, समांगी मिश्रण होता है। उसके बाद में विलयन है, उसके बाद में सरल निस्यंद के प्रयोग से विलयनों को पृथक किया जा सकता है। सरल निस्यंद का मतलब होता है छानने की विधि। सरल निस्यंद का मतलब छानने की विधि है भी।
जो सरल छानने की जो विधि है उसके प्रयोग से विलयनों को पृथक यानी अलग किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता, ये बात गलत है। ठीक है, अलग नहीं कर सकते। उसके बाद विलयन में विलायक की तुलना में विलय अल्प मात्रा में होता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। भी आपको पता है भी विलयन बराबर क्या होता है? विलायक। विलायक प्लस में विलय, ये क्या होता है? इसका मान होता है भी विलायक यहाँ पे क्या हो गया? भी 5 kg, 5 यहाँ पे 5 kg या फिर 5 लीटर नमक है अपने 5 लीटर अपने पास में क्या है? भी 5 अपने पास में पानी है और प्लस में 1 kg है वो अपने पास में क्या है? नमक है। तो ये आपके पास में विलयन बन गया कितना? टोटल 6 लीटर है वो विलयन बन गया। अभी तो इसने बोला भी विलयन में विलायक की तुलना में विलय की मात्रा वो अल्प होती है यानी कम होती है। ये बात बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 4 नंबर कथन सही है। अभी 4 नंबर जो कथन है वो आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके अंदर है ना, पहला ये जो गलत होगा ना, वो देखो भी यहाँ पे दे रखा है भी कोई विलयन है उसकी सांद्रता केवल द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जा सकती है। केवल द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में नहीं, अपन आयतन प्रतिशत के रूप में भी ज्ञात कर सकते हैं भी। यानी तीनों के तीनों फॉर्मूले 9th की जो एनसीईआरटी है ना उसमें दे रखे हैं भी। द्रव्यमान प्रतिशत भी अपन निकाल सकते हैं, आयतन प्रतिशत भी अपन निकाल सकते हैं और द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत भी अपन निकाल सकते हैं। तीनों के फॉर्मूले दे रखे हैं। तो इसीलिए ये बोल रहा है भी केवल द्रव्यमान प्रतिशत में ज्ञात कर सकते थे, ये बात गलत है। सही कौन सा है? तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी विस्थापन अभिक्रिया में वह मुख्य कारक क्या है जो यह निर्धारित करता है कि कौन सी अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने यौगिक में से कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करेगी? तो वो है अभिक्रियाशीलता क्रम। और अभिक्रियाशीलता क्रम है के ना कार मांगे, के ना कार मांगे आलू जाने फिर प्रभु है, क्यों होगी आगे औरत, क्यों होगी आगे औरत। ये अभिक्रियाशीलता का क्रम है भी। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कौन है? पोटेशियम है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg मरकरी हो जाएगा, Ag सिल्वर हो जाएगा और Au सोना हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा भी अभिक्रियाशीलता श्रृंखला में धातुओं की स्थिति ही बताती है, वो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्वों कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन दर्शाता है? मल्टीफ्यूजन कौन सा जीव दर्शाता है? तो लेशमानिया में क्या होता है? भी द्विखंडन होता है। लेशमानिया में द्विखंडन होता है। हाइड्रा में मुकुलन होता है। हाइड्रा में मुकुलन होता है और आपका पुनर्जनन भी होता है। पुनर्जनन भी होता है। यीस्ट के अंदर क्या होता है? यीस्ट के अंदर है वो द्विखंडन होता है। यीस्ट के अंदर भी द्विखंडन होता है। प्लाज्मोडियम में इसके अंदर क्या होता है? बहुविखंडन होता है। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है। तो यहां पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है? प्लाज्मोडियम के अंदर एक सिस्टर्नी झिल्ली होती है। ठीक है, इस प्रकार से एक सिस्टर्नी झिल्ली होती है। इसके अंदर क्या होता है? भी एक केंद्रक होता है। सबसे पहले क्या होगा? जब बहुविखंडन होगा तब क्या होगा? ये जो केंद्रक है ये अन्य केंद्रक के अंदर डिवाइड हो जाएगा भी। ठीक है, बहुत सारे केंद्रक केंद्र है वो ये डिवाइड हो जाएगा और जैसे ही केंद्रक है वो अन्य केंद्रक में डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद में ये जो सिस्टर्नी झिल्ली है ये विलुप्त हो जाएगी भी। और विलुप्त होने के बाद में प्रत्येक जो केंद्रक है ना, प्रत्येक जो केंद्रक है वो एक नया प्लाज्मोडियम बन जाएगा भी। ठीक है, तो इसे ही क्या कहते हैं? बहुविखंडन कहते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, आहार जाल के भीतर, आहार जाल के भीतर ऊर्जा है वो स्थानांतरण का एक पैटर्न होता है भी।
कैसा पैटर्न होता है? एक दिशीय, द्विदिशीय, परिपत्र और बहुआयामी। देखो भी मैंने आपको बताया था भी, एक तो जल का और एक आपको बताया था भी भोजन का। जल का जो स्थानांतरण है वो एक ही दिशा होता है, यानी एक ही दिशा में होता है भी, नीचे से ऊपर की ओर एक ही दिशा में होगा, ऊपर से नीचे की ओर जल का स्थानांतरण नहीं होगा भी। भोजन का जो स्थानांतरण है वो ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में होता है, तो भोजन का जो स्थानांतरण होगा वो द्विदिशीय होगा। इसी प्रकार से ऊर्जा का आपको बताना है। जैसे आहार जाल है, आहार जाल में क्या होता है? जैसे देखो पहले आता है उत्पादक, पहले क्या आता है? उत्पादक आता है। उत्पादक यानी जैसे घास आ गया, घास एक उत्पादक है, ठीक है, जो कि क्या होता है? 100 पोषी होता है, जो कि 100 पोषी होता है। अब घास को कौन खाएगा? खरगोश मान लो, खरगोश, खरगोश है वो घास को खाएगा, ठीक है। और घास से ऊर्जा किसको मिलेगी? खरगोश को मिलेगी। और फिर खरगोश को ये मान लो भी लोमड़ी खाएगी, तो खरगोश से ऊर्जा है वो लोमड़ी को मिलेगी। अब देखो भी प्रत्येक स्तर के अंदर है वो जैसे जैसे ऊर्जा जाएगी वो 10% ही जाएगी भी, ठीक है। टोटल ऊर्जा का 10%, यानी टोटल ऊर्जा जो उत्पादक के पास में कितनी थी उसका 10% खरगोश में गया। फिर खरगोश को खाने पर खरगोश के पास में कितनी ऊर्जा थी उसका 10% ऊर्जा है वो लोमड़ी में जाएगी भी। अब इसका मतलब ये हो गया भी खरगोश यानी घास को खरगोश ने खाया तो खरगोश को ऊर्जा मिल गई। अब वापस यानी ये तो एक ही दिशा है भी, एक ही दिशा में स्थानांतरण हो रहा है। अब वापस खरगोश से घास को ऊर्जा मिल सकती है क्या? वापस खरगोश है उसको खरगोश से घास को वापस ऊर्जा मिल सकती है क्या? अब देखो भी खरगोश को लोमड़ी ने खाया तो ये एक ही दिशा है भी, यानी नीचे से ऊपर की ओर एक ही दिशा है। अब वापस यानी खरगोश को लोमड़ी ने खाया, अब लोमड़ी ने खाया तो लोमड़ी को ऊर्जा मिल गई। अब वापस लोमड़ी से खरगोश को ऊर्जा मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती। तो इसी प्रकार से ये होता है आहार जाल के भीतर ऊर्जा स्थानांतरण का पैटर्न एक ही दिशा में होता है, यानी एक दिशा होता है। और वो भी क्या होता है? 10% होता है भी। आगे वाले में जो ऊर्जा ट्रांसफर होगी वो 10% होगी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या निर्मित होता है? तो कॉपर के ऊपर है वो वायु की उपस्थिति में उसको गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा भी। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा और काले रंग की परत बन जाएगी भी इसके ऊपर। इसके ऊपर है वो काले रंग की परत बन जाएगी। तो काले रंग का कॉपर ऑक्साइड, काले रंग का कॉपर ऑक्साइड ये 1 के रूप में भी, ठीक है। तो 1 के रूप में नहीं होगा, 2 के रूप में होगा भी। काले रंग का कॉपर ऑक्साइड पहला ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर है वो +2 के रूप में भी, ठीक है। और ऑक्सीजन है वो क्या है? -2 के रूप में है। तो इसका इसके पैरों में, इसका इसके पैरों में, तो ये क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा भी। कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा जो कि पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी, ठीक है, पहला ही ऑप्शन। और ये काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनेगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक मापी गई न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? यानी न्यूनतम दूरी पूछ रहा है ये मान लो भी यहां से ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, ये बिंदु B है और यहां पे इसके मिड पॉइंट कोई बिंदु मान लेता हूं मैं C है। जब A से कोई कार चली, A से कोई कार चली और B तक गई, ठीक है, इनके भी बीच में 5 का गैप और इनके भी बीच में 5 किलोमीटर का गैप है। और वापस B से वापस कहां पे आ गई? C पे आ गई, वापस से C पे आ गई। अब इसने क्या बोला भी? स्थिति अंतिम यानी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति तक मापी गई न्यूनतम दूरी। अब पहली कंडीशन तो ये है और अंतिम कंडीशन ये है, इनके बीच की जो सीधी दूरी है वो क्या कहलाएगी? ये आपका विस्थापन कहलाएगा भी, विस्थापन कहलाएगा। इसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है न्यूनतम दूरी को। प्रारंभिक और अंतिम दूरी की न्यूनतम, प्रारंभिक और अंतिम कंडीशन की न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाती है? आपका विस्थापन कहलाती है, जो कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। और वैसे त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और यहाँ पे विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। चीजें समझ में आई क्या? आगे देखो भी, अब यहाँ पे त्वरण है ना, त्वरण किसे कहा जाता है? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है।
वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है भी? त्वरण कहा जाता है भी। ठीक है, त्वरण है वो आपका नेगेटिव भी होता है भी और पॉजिटिव भी होता है। अगर वेग की दिशा के अंदर है वो आपका त्वरण है तो वहां पे धनात्मक होगा, और वेग के विपरीत अगर त्वरण है तो वहां पे आपका ऋणात्मक होगा भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अल्ट्रावायलेट विकिरण जीवों के लिए हानिकारक नहीं है, तो ये बात गलत है भी। ये बोलता है भी जो पराध्वनिक विकिरणें हैं, जो अल्ट्रावायलेट विकिरणें हैं, ये जीवों को हानि नहीं पहुंचाते हैं, हानिकारक नहीं है, तो ये बात गलत है भी, हानिकारक है। ठीक है, वायुमंडल के उच्च स्तरों पर ओजोन ऑक्सीजन अणु पर क्रिया करके अल्ट्रावायलेट विकिरण का उत्पादन करती है, बिल्कुल सही बात है। यानी वायुमंडल के उच्च स्तरों पर ओजोन है, वो ओजोन ऑक्सीजन अणु पर हमला करने वाला अल्ट्रावायलेट विकिरण का एक उत्पाद है। यानी अल्ट्रावायलेट विकिरण क्या करेगी? अल्ट्रावायलेट विकिरण है ना, ये ऑक्सीजन होता है O2 के रूप में, तो इससे सिंगल परमाणु के रूप में है वो ये तोड़ देगा, और सिंगल परमाणु के रूप में तोड़ देगा तो ये यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण कर देंगे, जो कि क्या है भी? ओजोन है, जो कि क्या है? ओजोन है, बिल्कुल सही बात है। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1980 में तीव्रता से घटने लगी थी, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। वायुमंडल के अंदर ओजोन की जो मात्रा है वो तीव्रता से घटने लगी थी। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही है भी, दूसरा और तीसरा सही है, तो इनमें से आपका ये हो जाएगा भी। इसके अंदर है वो क्वेश्चन का जो आंसर है ना, ऑप्शन है वो थोड़ा सा मिस प्रिंट है भी, दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है इसके अंदर। ठीक है, आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जब कोई वस्तु किसी वर्ताकार पथ में एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति क्या कहलाएगी? एक वर्ताकार पथ के ऊपर है भी, एक इस प्रकार से वर्ताकार पथ है, इस वर्ताकार पथ के ऊपर है वो एक समान चाल से क्या है? गति कर रही है भी, एक समान चाल से गति कर रही है, तो उससे क्या कहेंगे? एक सीधी रेखा के अनुदिश गति, यानी एक सीधी रेखा तो इस प्रकार से होगी, एक गोलार्ध की अनुदिश गति या फिर रेखीय गति सीधी रेखा को कहा जाता है, एक समान वर्तीय गति, तो एक समान वर्तीय गति कहा जाता है। जब कोई वस्तु किसी वर्ताकार पथ में एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? तो गतिज ऊर्जा कहलाती है। यानी एक समान चाल से चल रहा है ना, तो एक समान वर्तीय गति हो जाएगी भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक कौन सा है? एक होता है आपका आयनिक यौगिक और एक होता है सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक यौगिक के अंदर है वो, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन बात करते हैं BCH4 का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेथेन का। अब मेथेन के अंदर है वो दोनों ही, यानी कार्बन भी इलेक्ट्रॉन लेने वाला है और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो यहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं, लेने वाले। ठीक है, कोई भी देने वाला नहीं है, यहां पे दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है, और इसीलिए इनके बीच में साझेदारी बनती है, और वही क्या होगा? सहसंयोजक यौगिक हो जाएगा भी। अब इसमें सोडियम और एक होता है आपका आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक के अंतर्गत क्या होता है भी? एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है और एक इलेक्ट्रॉन है वो लेने वाला होता है भी। ठीक है, तो इसके अंदर NaCl सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है भी, और क्लोराइड है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसके अंदर भी क्या है? मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा? CH4 एक नंबर ऑप्शन, यानी मेथेन। मेथेन है वो सहसंयोजक यौगिक होता है भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी 4 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत गीजर प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो उनके द्वारा प्रवाहित धारा का मान बताओ क्या है? धारा का मान पूछा है भी। धारा का मान I बराबर क्या हो जाएगा? आपके पास में ऊष्मा दे रखी है और यहां पे प्रतिरोध दे रखा है।
तो ये हो जाएगा आपके पास में I बराबर, वैसे ये फॉर्मूले होते हैं उष्मा के, मैं तीनों के तीनों लिख देता हूं। H बराबर होता है VIT, दूसरा H बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन में RT, और तीसरा आपका होता है H बराबर I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT। तो ये फॉर्मूला लगा दो भी, ये फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे I स्क्वायर को इस साइड में रखो और RT को दूसरी साइड में भेज दो, तो I स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा H अपॉन में RT। तो यहां से आपके पास में H कितना है 100 जूल है, और R कितना है 4 है, इंटू T कितना है प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड है, 4 से ये 25 बार कट गया, तो आपके पास में I स्क्वायर बराबर 25 आया है अभी। तो I बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा अभी, I बराबर 5 एम्पियर, जो कि 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है सही मिलान करना है भी। तो जीवाणु संक्रमण मत्स्य है ना, वो जीवाणु संक्रमण नहीं है भी, ये बात गलत है, ठीक है। और गोनोरिया है, ये आपका क्या है वायरस संक्रमित नहीं है। तो यहाँ पे देखो भी जीवाणु संक्रमित गोनोरिया है और सिफिलिस है, ये जीवाणु संक्रमित एसटीडी है भी, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। लेकिन वायरल संक्रमण मत्स्य और एचआईवी एड्स है, ये वायरस जनित रोग है भी, वायरस जनित रोग है। तो यहां पे आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा भी, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की जो चाल होती है वो पानी की तुलना में कांच में अधिक होती है, या फिर कांच की तुलना में पानी में अधिक होती है, या फिर हवा कांच और पानी में हमेशा एक समान होती है, या फिर हवा की तुलना में पानी में अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल है वो पहले तो ये पता होना चाहिए भी होती कितनी है। अब इसके अंदर देखो भी, प्रकाश की चाल है वो कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है भी, ठीक है। अब देखो जिसका जितना जो माध्यम, यानी जो माध्यम जितना ज्यादा संघन होगा, जितना संघन होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी भी, उतनी ही कम होगी। ये चीजें समझ में आ गई, यानी जो माध्यम जितना संघन होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। अब देखो भी पानी की तुलना में कांच में अधिक होता है, यानी कांच है वो ज्यादा संघन होता है भी पानी से। तो पानी से ज्यादा संघन है कौन, कांच, तो कांच में प्रकाश की चाल है वो कम होगी भी, और ये बोल रहा है भी अधिक है, तो इसका मतलब ये बात गलत है। उसके बाद में कांच की तुलना में पानी में अधिक होगी, तो कांच है वो पानी की तुलना में ज्यादा संघन होता है, तो ये बात सही है इसमें। लेकिन आगे और देख लेते हैं भी, हवा कांच और पानी में हमेशा एक समान होता है, नहीं भी, प्रकाश की चाल है वो हवा कांच और पानी में एक समान नहीं होता है, हवा की तुलना में पानी में अधिक होता है, तो ये बात गलत है, क्योंकि पानी है वो ज्यादा संघन है किसके अकॉर्डिंग, हवा में, हवा की तुलना में पानी में अधिक होती है प्रकाश की चाल, ये बात गलत है, क्योंकि हवा एक प्रकार से निर्वात मान सकते हैं अपन, हवा को एक प्रकार से निर्वात मान सकते हैं, तो हवा में सबसे ज्यादा होता है कितना 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो यहां पे कौन सा सही होगा, तो ये होगा कांच की तुलना में पानी में अधिक होती है प्रकाश की चाल। तो आपका 2 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई। और निर्वात में अगर आपसे प्रकाश की चाल पूछ ले तो वो होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है भी। और माध्यम जितना ज्यादा संघन होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, यदि आप अपनी हथेली पर थोड़ा सा एसीटोन डालें तो क्या होगा। आप अपनी हथेली के ऊपर थोड़ा सा एसीटोन डाल लेते हैं तो क्या होता है, तो एसीटोन का वाष्पीकरण हो जाता है भी, एसीटोन का वाष्पीकरण हो जाएगा। और वाष्पीकरण के कारण है वो क्या है, ठंडा होगा भी ये, यानी एसीटोन का सबसे ज्यादा, यानी एसीटोन है वो एसीटोन का जल्दी वाष्पीकरण होता है भी, हथेली पर रखते ही ये पिघलना शुरू हो जाती है भी, ठीक है। तो एसीटोन को जैसे ही हथेली पर रखेंगे तो इसका वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण के कारण है वो हमें ठंडक महसूस होगी भी। तो जैसे घड़े है, घड़े के अंदर पानी ठंडा क्यों रहता है भी, घड़े के अंदर पानी ठंडा क्यों रहता है, तो घड़े के अंदर पानी ठंडा रहता है क्योंकि वहां पे वाष्पीकरण होता है भी, वहां पे क्या है, वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के कारण है जो ऊर्जा होती है, जो ऊष्मा होती है, उस ऊष्मा की कमी हो जाती है भी।
यानी वाष्पीकरण के कारण क्या है, ऊष्मा की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो कण है और जो पानी के कण है वो क्या है, बाहर अपने से चारों तरफ जो ऊर्जा होती है, ऊष्मा होती है, वो ग्रहण करेंगे भी, और वो ग्रहण करेंगे जिसके कारण है वो पानी ठंडा होता है भी। तो यहाँ पे इससे हथेली में ठंडक का अनुभव होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। वाष्पीकरण एसीटोन डालते ही आप हथेली पर थोड़ा सा एसीटोन डालते ही क्या करोगे, तो इससे हथेली में ठंडक महसूस होगी, क्योंकि इसका क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण के कारण है वो ठंडक महसूस होगी भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से क्या वायु के मिश्रण का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। वायु क्या है भी, वायु हो गया आपका, बारूद हो गया, ठीक है, सीमेंट हो गया, ये किसके एग्जाम्पल है ये पूछ रहा है ये। तो विषमांगी मिश्रण के एग्जाम्पल है क्या, नहीं। विषमांगी मिश्रण कौन सा होता है, जैसे पानी के अंदर मिट्टी मिलाना, पानी के अंदर मिट्टी मिलाना, ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। निलंबन, यही निलंबन का उदाहरण है भी। निलंबन भी एक क्या है आपका, विषमांगी मिश्रण है। और जैसे पानी के अंदर वो मिट्टी मिला देंगे तो वो निलंबन बन जाएगा। समांगी मिश्रण और कोलाइडी, कोलाइडी है ये भी आपका क्या है, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है भी। कोलाइडी है ये भी आपका विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो आपका वायु है, बारूद है और सीमेंट है। समांगी का मतलब हो गया भी, जैसे पानी के अंदर नमक मिलाया, पानी के अंदर है वो हमने नमक मिलाया, तो पानी और नमक को आप अलग अलग नहीं दे सकते भी, यानी पानी और अलग है उसको आप अलग अलग नहीं दे सकते, वो समांगी मिश्रण होता है। तो बारूद हो गया, सीमेंट हो गया और वायु इसके अंदर है वो ये समांगी मिश्रण हो जाएंगे भी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कोलाइडी विलयन होते हैं, ये क्या होते हैं, विषमांगी होते हैं और ये स्थायी होते हैं भी। ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। और निलंबन है वो अस्थायी होते हैं, निलंबन है वो अस्थायी होते हैं। उसके बाद में कोलाइडी और निलंबन, इन दोनों के अंदर वो प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है भी, ठीक है। और कोलाइडी विलयन के कणों को अलग करने की विधि क्यों कौन सी होती है, तो अपकेंद्रण विधि होती है भी, अपकेंद्रण विधि होती है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब इसमें बताना भी, वे जीव जिनमें केवल एक कोशिका होती है क्या कहलाते हैं। वे जीव जिसके अंदर एक कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं, तो एक कोशिका कहेंगे। और जिसके अंदर 2 कोशिकाएं होती है उसे बहुकोशिकीय कह देंगे भी। तो यहां पे यूनिसेलुलर आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। वे जीव जिसमें केवल एक कोशिका होती है क्या कहलाते हैं, यूनिसेलुलर कहलाते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अमीबा है, अमीबा है वो आपका क्या है, एक कोशिकीय जीव है भी, ठीक है। बहुकोशिकीय जीव के अंदर है वो मनुष्य बहुकोशिकीय जीव है एक प्रकार से, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब इसमें बताना है भी, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप लवण और जल बनते हुए। यानी अम्ल और क्षार के बीच में, अम्ल और क्षार के बीच में जो अभिक्रिया होती है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। और उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, जल प्लस में क्षार। उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर है वो क्या होता है, जल प्लस में ऊर्जा, जल प्लस में लवण, सॉरी। उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर जैसे HCl ले लिया हमने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसका क्या बनेगा, ये बन जाएगा NaCl और प्लस में H2O, ये बन जाएगा। तो ये लवण हो गया आपका और ये जल हो गया। तो यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण और जल बनते हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 1 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक घटना चंद्रमा और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है भी। गुरुत्वाकर्षण के कारण कौन सी घटना होती है भी, इंद्रधनुष है आपका, इंद्रधनुष। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है, तो ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। और इंद्रधनुष है वो आपका एक बार तो अपवर्तन होगा भी, एक बार अपवर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, ठीक है। और फिर वर्ण विक्षेपण हो जाएगा भी। तो इंद्रधनुष तो ये हो जाएगा। उसके बाद में ज्वार बाटा है आपका, ज्वार बाटा है, और पृथ्वी के चारों ओर
चंद्रमा की गति है वो भी किसके कारण होती है, वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है भी, ठीक है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना ये भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है भी। तो ज्वार भाटा है ये भी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है भी। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है एल्केन का आपको सामान्य सूत्र बताना है। एक होता है एल्किन और एक होता है एल्काइन। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। एल्किन का फॉर्मूला CnH2n-2 और एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एल्किन का होता है CnH2n, एल्किन का CnH2n, एल्काइन का होता है एल्काइन का फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2। ये एल्काइन का हो जाएगा CnH2n और CnH2n+2। तो एल्केन का ये 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी निम्नलिखित में से कौन सा राइजोपस का एक जनन अंग नहीं है। कौन सा राइजोपस का एक जनन अंग नहीं है, तो कवक तंतु, बीजाणुधानी, बीजाणुधानीधर और बीजाणु। तो कवक तंतु है ना, ये आपका बीजाणु, ये राइजोपस का जनन अंग नहीं है भी, राइजोपस का जनन अंग नहीं है। ये एक तंतु है और ये बहुत सारे तंतु मिलकर के राइजोपस का निर्माण करते हैं भी, ठीक है। राइजोपस का निर्माण करते हैं, जैसे आपने देखा होगा भी रोटी या फिर ब्रेड के नीचे एक जाल सा बना होता है, पतले पतले तंतुओं का एक जाल सा बना होता है, तो वो प्रत्येक तंतु है वो कवक तंतु होता है। और ये सारे कवक तंतु मिलकर के क्या बनाते हैं, राइजोपस का निर्माण करते हैं भी। तो ये क्या है, ये एक जनन अंग नहीं है भी, कवक तंतु है वो जनन अंग नहीं है। पहली बात ये इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर है वो यहां से इस प्रकार से लगेगा और इसके अंदर क्या होंगे भी, इसके अंदर जनन एक प्रकार से बीजाणु निर्माण होंगे। अब देखो भी इससे क्या बोला जाता है, इसे बीजाणुधानीधर कहा जाता है भी, बीजाणुधानीधर कहा जाता है। और जो सर्कल है उससे अपन बीजाणुधानी कहेंगे। और जिसके अंदर ये बीजाणु है इसे स्पोर्स यानी बीजाणु। तो बीजाणुधानीधर और बीजाणु ये क्या होते हैं, ये जनन अंग होते हैं भी, ये जनन अंग होते हैं। कवक तंतु वो जनन अंग नहीं है, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है किस अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन के रूप में परिभाषित किया जाता है। कौन सा अम्ल है जिसको साबुन या फिर साबुन यानी किस अम्ल को सोडियम और पोटेशियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है CH3COONA होता है, COONA। ये आपका वैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा हो जाएगा भी, तो यहां पे अन्य एक बार आप उठा दो और CH3COOH ये एसिटिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। अब इसके अंदर है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अपक्रिया करवाओगे तो ये बन जाएगा CH3COO, यहाँ से हाइड्रोजन है वो विस्थापित हो जाएगा Na+ में, ये बन जाएगा आपके पास में H2O जल बन जाएगा भी। तो ये क्या है आपका साबुन है, ये साबुन है CH3COOK, ये भी आपका साबुन है, ये मृदु साबुन है भी, और ये आपका कठोर साबुन है। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो पोटेशियम लवण को साबुन के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा भी, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl और HCl अनुपात में HNO3 ये आपका 3:1 के रूप में हो तब जाकर के ये क्या बनता है, एक्वारेजिया कहा जाता है, ठीक है। HCl अनुपात HNO3 3:1 के रूप में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 1 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई।
आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी यदि किसी पिंड पर 2 न्यूटन बल इस प्रकार लगाया जाता है कि लगाए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन 0 हो तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना है, ये आपको बताना है। तो कार्य पूछा है, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य यानी W, W बराबर वी क्यू, W बराबर होता है वी क्यू। और वैसे कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है एफ डॉट डी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एफ बल कितना लग रहा है 2 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो दिए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन 0 है। पिंड का जो आपका विस्थापन है वो 0 भी, आपने बल लगाया 2 न्यूटन और आपका जो विस्थापन है पिंड का विस्थापन 0 है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा भाई 0, तो W बराबर 0, W बराबर 0। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी कार्य है वो आपका 0 है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन है वो 0 दे रखा है। आगे देखो भी मिलान करना है। अंडाशय का कार्य क्या होता है भी, अंडाशय है वो मादा युग्मकों का निर्माण करता है, बिल्कुल सही बात है भी। अंडाशय है वो मादा युग्मकों का निर्माण करता है। अंडवाहिनी क्या करती है, तो अंडवाहिनी है वो निषेचन होता है या फिर अंतरोपण होता है। तो अंडवाहिनी के अंदर है वो निषेचन होता है, अंडवाहिनी के अंदर निषेचन होता है। गर्भाशय में क्या होता है, अंतरोपण होता है। और गर्भनाल के अंदर क्या होता है, बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, बढ़ते भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो यहाँ पे आपका देख लो भी कौन सा आंसर है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भी इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इसके अंदर आपको बताना भी निम्नलिखित कथनों में से तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन से संबंधित गलत कथन का चयन करना है आपको। तंत्रिका न्यूरॉन से संबंधित गलत कथन, तंत्रिकाओं के कोशिका शरीर में कई केंद्रक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तंत्रिका के कोशिका शरीर में कई केंद्रक होते हैं। तंत्रिका, अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे तंत्रिक कोशिका के कोशिका शरीर में कई केंद्रक होते हैं, ये बात गलत है भी। कई केंद्रक नहीं हो सकते, एक ही केंद्रक होता है भी। जिस प्रकार से इस प्रकार से ये एक डायग्राम बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक ही केंद्रक होता है भी। और ये आपका एक प्रकार से कोशिका द्रव्य हो जाता है, ये इसके चारों ओर। और एक ही क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक एक ही होता है, कई केंद्रक नहीं होते, ये बात गलत है। प्रत्येक तंत्रिक कोशिका में कई छोटे शाखाओं वाले प्रवर्ध होते हैं, जिसे द्रुमाक्षय कहा जाता है, डेंड्रोइट बोलते हैं। ये देखो इस प्रकार से धागे जैसी संरचना के रूप में निकले होते हैं भी, इस प्रकार से तंतु के रूप में, ठीक है, जो क्या करते हैं, ये सूचना को प्राप्त करते हैं भी, ये सूचना को प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद में तंत्रिका कोशिका नामक कोशिका से बना होता है भी। तंत्रिका ऊतक है ना, ये तंत्रिका कोशिका नामक कोशिकाओं से बने होते हैं, ये भी सही बात है। और तंत्रिक कोशिका में आमतौर पर एक लंबा प्रवर्ध होता है भी, आमतौर पर एक लंबा प्रवर्ध होता है, जिसे तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं भी, एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे तंत्रिकाक्ष कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसमें पहला गलत हो जाएगा, पहला ही गलत हो जाएगा, तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, कोशिका विभाजन के दौरान एक जीव सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाता है, इसे क्या कहा जाता है। तो कोशिका विभाजन के दौरान है वो एक जीव 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, उसे द्विखंडन कहते हैं। और ये अमीबा के अंदर होता है भी, अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, ठीक है, इसमें क्या होता है, द्विखंडन होता है। बीजाणु निर्माण है, ये किस में होता है, कवक के राइजोपस में। पुनर्जनन है ये मुकुलन के अंदर। और ये आपका यीस्ट, मुकुलन, और आपका ये हो जाएगा पुनर्जनन है वो हाइड्रा और
पुनर्जनन हाइड्रा व प्लेनेरिया और मुकुलन है ये हाइड्रा में, ये भी आपका हाइड्रा में। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है गलत युग्म कौन सा है। गलत युग्म कौन सा है, पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन अणु होते हैं, बिल्कुल सही है। पायरुवेट का फॉर्मूला था C3H4O3। उसके बाद में एथेनॉल में 2 कार्बन होते हैं, तो एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ये भी बात सही है। और ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, C6H12O6। उसके बाद में लैक्टिक अम्ल में 4 अणु होते हैं, तो ये बात गलत है। लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला होता है C3H6O3, C3H6O3, ये लैक्टिक अम्ल का है। और ये बोल रहा है भी 4 कार्बन होने चाहिए, यहाँ पे 3 ही कार्बन होते हैं, भी इसमें क्या है 3 ही कार्बन होते हैं, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। पोटेशियम सोने की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, ये मैंने आपको बताया था। बी के ना कार मांगे आलू जाने फिर प्रभु है, क्यों होगी आगे औरत, ये इसका अभिक्रियाशीलता क्रम है। पोटेशियम ये रहा अभी, और पोटेशियम सोने की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, बिल्कुल सही बात है, अभी बिल्कुल सही बात है। चांदी है वो सोडियम की तुलना में कम अभिक्रियाशील है, अभी ये भी बात सही है। अभी चांदी Hg तो आपका ये रहा, और पोटेशियम सोडियम आपका ये रहा, तो ये भी बात सही है। उसके बाद में सभी धातुएं समान रूप से अभिक्रियाशील होती है, सारी की सारी जो धातुएं होती है वो समान रूप से अभिक्रियाशील होती हैं, और सभी धातुएं समान रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती भी। तो इसके अंदर है वो सभी धातुएं समान रूप से, इसने बोला भी सभी धातुएं हैं वो समान रूप से अभिक्रियाशील होती है, तो ये बात गलत है भी, समान रूप से अभिक्रियाशील नहीं है। यहाँ पे देखो भी पोटेशियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, सोडियम फिर उससे कम है, कैल्शियम उससे कम है, मैग्नीशियम उससे कम है, और सोना भी एक धातु है, तो सोना सबसे कम अभिक्रियाशील है भी। ठीक है, सभी धातुएं समान रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती, तो ये बात सही है भी। तो इसमें गलत कौन सा है, 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी। अगला क्वेश्चन है, जब कोई अम्ल जल में घुल जाता है तो उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जल के अंदर कोई भी अम्ल घुलेगा तो क्या होगा भी, तो जल में उपस्थित HCl अणुओं में H पॉजिटिव आयन का पृथक्करण नहीं हो सकता। यानी जब कोई अम्ल जल में घुल जाता है तो उससे संबंधित कौन सा कथन सही है, तो HCl जब जल में घुलेगा तो H पॉजिटिव आयन का पृथक्करण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भी, पृथक्करण तो होगा भी। ठीक है, उसके बाद में हाइड्रोजन आयनों को हमेशा H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयनों को H3O पॉजिटिव के रूप में दिखाया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है ये तो आपकी बिल्कुल सही बात है बी। तो ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए और बी दोनों। 1 मिनट भाई, यानी जब कोई अम्ल जल में घुल जाता है तो उसके द्वारा उसके संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो जल की अनुपस्थिति, सॉरी भाई उपस्थिति नहीं है भी, यहां पे जल की अनुपस्थिति है, यानी HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये जल के अपसेंट के अंदर है, वो अगर जल है ही नहीं तो H पॉजिटिव आयन किसमें पृथक करो, किसमें अलग होगा भी आयन, यानी जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो किसी में घुलेगा तब जाकर के ये क्या है H पॉजिटिव आयन है वो त्याग करेगा, H पॉजिटिव आयन का पृथक्करण करेगा, अलग करेगा। अगर HCl है वो किसी के अंदर घुल ही नहीं रहा है तो ये H पॉजिटिव आयन पृथक नहीं करेगा भी। और इसने ये बोला भी जल की अनुपस्थिति है, ये जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H पॉजिटिव आयन का पृथक्करण नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। यानी एब्सेंट जल है ही नहीं आपके पास में, तो आपका H पॉजिटिव आयन है वो पृथक्करण किससे करवाओगे। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों सही हो जाएंगे भी। और हाइड्रोजन आयनों को H पॉजिटिव के रूप में और हाइड्रोनियम आयन को H3O पॉजिटिव के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे इसमें।
तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। अभी एप्लीकेशन का लिंक आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।